सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया की यानी विश्व की सभी अहम खबरें आधे घंटे में आप तक। सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ताबड़तोड़ हवाई हमले। यूक्रेन ने सभी रूसी मिसाइलों को मार गिराने का किया दावा। रूस ने कहा हवाई हमले में सभी लक्ष्यों को कामयाबी से बनाया गया निशाना। अफ्रीकी देशों ने यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए पेश की शांति योजना। दोनों देशों ने दिए सकारात्मक संदेश। यूक्रेन ने बाखमुत के मोर्चे पर रूस के खिलाफ बड़ी सैन्य सफलता का किया दावा। कहा रूसी कब्जे से छुड़ा लिया गया 20 वर्ग किलोमीटर का दायरा। एक अन्य मामले में यूक्रेनी अधिकारियों ने देश के सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख को किया गिरफ्तार। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप में हुई कार्रवाई। अमेरिका में 2016 में ट्रंप के चुनाव अभियान में रूसी मिलीभगत जांच संबंधी अहम रिपोर्ट सार्वजनिक। मुख्य अभियोजक ने मामले की एफबीआई जांच पर उठाए गंभीर सवाल। कहा ठोस सबूत जुटाए बिना ट्रंप के खिलाफ शुरू की गई जांच। रिपोर्ट आने के बाद ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को घेरा। उन्नीस से 24 मई तक 3 देशों की यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जापान में G7 की बैठक में लेंगे हिस्सा। साथ ही पापुआ न्यू गिनी में तीसरे इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। यात्रा के आखिरी चरण में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। चक्रवात मोका से हुई तबाही के बाद बांग्लादेश और म्यांमार के प्रभावित इलाकों में राहत एवं पुनर्वास जारी। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार और म्यांमार के रखाइन प्रांत में तूफान से सर्वाधिक नुकसान। म्यांमार में चक्रवात से कम 60 लोगों की मौत। मरने वालों की संख्या कहीं अधिक होने की आशंका। और सबसे पहले खबरें यूरोपीय महाद्वीप से। यूरोप की यात्रा कर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जब कीव पहुंचे तो रूसी मिसाइल हमले ने उनका स्वागत किया। रूस ने यूक्रेन को भारी नुकसान का दावा किया है, तो वहीं यूक्रेन ने कहा कि उसने सभी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया है। और इस सब के बीच दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा कि पुतिन और ज़ेलेंस्की संभावित शांति योजना पर चर्चा करने के लिए अफ्रीकी नेताओं के समूह से मिलने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन यूक्रेन को अमेरिकी सहायता के तहत दिए जाने वाले 31 अब्राम टैंक भी जर्मनी के सैन्य प्रशिक्षण केंद्र पहुंच चुके हैं। मंगलवार की तड़के कीव के आसमान रोशनी से नहा उठे। ये यूरोप की यात्रा समाप्त कर लौटे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के स्वागत में रोशनी नहीं थी, बल्कि रूस की ओर से बरसाई गई मिसाइलों की आग थी, जिससे पूरा शहर दहल उठा। रूस ने राजधानी कीव पर फिर से हवाई हमले शुरू किए। इस महीने में इस तरह का ये 8वां हमला है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि इसकी रक्षा प्रणालियों ने कई जिलों में रूसी हमले को विफल कर दिया। यूक्रेन का कहना है कि रात का रूस का हमला जटिल था, जिसमें ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को कई दिशाओं से दागा गया। यूक्रेन ने एक ही रात में रूस के 6 हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन का दावा है कि ध्वनि गति से 10 गुना तेज चलने वाली किंजल बैलिस्टिक मिसाइल को निष्क्रिय करने के दौरान राजधानी कीव के आसमान विस्फोट से चमक उठे और मलबे जमीन पर गिर पड़े, जिसके चलते कई लोग घायल हो गए। ताज़ा हमले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के यूरोप की यात्रा से लौटने के कुछ घंटे बाद हुए। यात्रा का उद्देश्य रूस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए नए हथियार हासिल करना था। वहीं रूस ने यूक्रेन के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि यूक्रेन पर रात भर हुए हमले के दौरान हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल से अमेरिका निर्मित पैट्रियाटिक मिसाइल रक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया गया है।
रात के हमले का मकसद हासिल कर लिया गया। सभी तय लक्ष्य को निशाना बनाया गया। हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम डैगर से अमेरिका द्वारा निर्मित एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम पैट्रियट को ध्वस्त कर दिया गया। इस बीच दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा है कि दोनों नेता पुतिन और जेलेंस्की संघर्ष के लिए संभावित शांति योजना पर चर्चा करने के लिए अफ्रीकी नेताओं के एक समूह से मिलने के लिए तैयार हो गए हैं। योजना के संबंध में विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि किसी भी शांति समझौते के लिए यूक्रेन की घोषित स्थिति यह है कि सभी रूसी सैनिकों को अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र से हटना होगा। शांति योजना को सेनेगल, युगांडा, मिस्र, कांगो गणराज्य, जाम्बिया के अफ्रीकी नेताओं का भी समर्थन प्राप्त है। रामाफोसा ने कहा है कि योजना से जुड़ी जानकारी संयुक्त राष्ट्र को दे दी गई है। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन ने सतर्कतापूर्वक इसका समर्थन किया है। मैं उन दोनों से सहमत हूं कि हम इन अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्षों के साथ संबंधों की तैयारी शुरू करेंगे। इस बीच रूस ने कहा है कि काला सागर अनाज समझौते पर संशय बरकरार है। क्रेमलिन प्रवक्ता ने कहा है कि अभी इस पर फैसला लिया जाना बाकी है कि इसका नवीनीकरण किया जाए या नहीं। आप जानते हैं कि अनाज समझौते से जुड़े मुद्दों पर अभी हमारा पक्ष खुला हुआ है। अब निर्णय लेने का समय आ गया है। वहीं पेंटागन का कहना है कि अमेरिका ने इस साल की शुरुआत में यूक्रेन को 13 अब्राम टैंक देने का जो वादा किया था, वे जर्मनी के एक सैन्य प्रशिक्षण केंद्र में पहुंच गए हैं। यूक्रेनी दल के वहां पहुंचने और अगले 2 सप्ताह के भीतर प्रशिक्षण शुरू करने की उम्मीद की जा रही है। उधर यूक्रेन ने पिछले कुछ दिनों में बाखमुत में करीब 20 वर्ग किलोमीटर को रूस से दोबारा छीन लेने का दावा किया है। इस बीच यूक्रेन की भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। रूस के आक्रमण के बावजूद भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के प्रयासों को 2 गुना कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख पर $2.7 मिलियन की रिश्वत लेने का आरोप है। और अब खबरें एशिया महाद्वीप से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 से 24 मई के बीच 3 देशों के दौरे पर होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 से 21 मई तक जापान के हिरोशिमा शहर में रहेंगे, जहां वो G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री G7 के कई सत्रों को संबोधित करेंगे। सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई देशों के प्रमुखों से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। यात्रा के अगले चरण में प्रधानमंत्री 22 मई को पापुआ न्यू गिनी के 3रे इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। यात्रा के आखिरी चरण में प्रधानमंत्री 22 से 24 मई तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे, जहां वे क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। क्वाड शिखर सम्मेलन में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापानी प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों के सीईओ और कारोबारियों के साथ बैठक करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। रविवार को म्यांमार के बंदरगाह शहर सितवे में एक शक्तिशाली चक्रवात मोका ने जमकर तबाही मचाई। तूफान से 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई। म्यांमार के रखाइन राज्य की राजधानी सितवे के कुछ हिस्सों में बाढ़ आ गई और यहां तूफान की रफ्तार 210 किलोमीटर प्रति घंटे रही। फिलहाल तूफान गुजर गया है, लेकिन बांग्लादेश के कॉक्स बाजार से लेकर म्यांमार के रखाइन प्रांत तक चक्रवात के तबाही के निशान बिखरे हुए हैं। दो देशों में फैली ये तबाही बंगाल की खाड़ी से उठे एक तूफान की है। चक्रवात मोका से हुए विनाश के बाद अब बांग्लादेश और म्यांमार के प्रभावित इलाकों में जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने के प्रयास जारी हैं। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार से लेकर म्यांमार के रखाइन प्रांत तक चक्रवात के निशान बिखरे पड़े हैं। इन इलाकों में रहने वाले विस्थापित रोहिंग्या समुदाय के लोग तूफान से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। म्यांमार में सैन्य सरकार के नेता मिन आंग हलिंग ने चक्रवात प्रभावित सितवे का दौरा किया। उन्होंने नुकसान का आकलन किया और निवासियों को सहायता प्रदान की।
इस इलाके में चक्रवात के कहर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके दौरान यहां 210 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चली थीं। चक्रवात ने घरों की छतों को उड़ा दिया और पेड़ उखाड़ डाले। अधिकारियों ने कहा कि तूफान से 60 लोगों की मौत हुई है। हालांकि बाहरी समाचार एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों और राहत समूहों ने जमीनी सूत्रों का हवाला देकर कहा है कि मरने वालों की संख्या इससे कहीं अधिक है। संयुक्त राष्ट्र के मानव सहायता कार्यालय के अनुसार तूफान से पहले ही इस क्षेत्र में लगभग 60 लाख लोगों को मानवीय सहायता की आवश्यकता थी। इनमें से 12 लाख लोग वो हैं जो आंतरिक रूप से जातीय संघर्ष की वजह से विस्थापित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता अधिकारी चक्रवात के कारण विस्थापित लोगों के शिविरों को हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं। तूफान का शिकार बने ये शिविर तट के पास स्थित हैं और ज्यादातर बांस के बने हुए थे। चक्रवात मोका ने पश्चिमी म्यांमार में बड़े पैमाने पर इमारतों को तबाह किया। अधिकारियों के अनुसार चक्रवात की वजह से 1000 से ज्यादा इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं। तबाह होने वाली इमारतों में 850 घर, 64 स्कूल, 14 स्वास्थ्य सेवाएं और 7 संचार टावर शामिल हैं। माना जाता है कि यह म्यांमार के इतिहास में आने वाले सबसे भीषण तूफानों में से एक था। वहीं बांग्लादेश में भी राहत और पुनर्वास का काम जारी है। लोग अभी भी चक्रवात के खौफ से बाहर नहीं निकल सके हैं। तूफान ने हमारे घर की छत और दीवारों को उड़ा दिया। हम अपने बच्चों के साथ आश्रय के लिए भागे। हवा इतनी तेज थी कि दौड़ते लोगों को लगभग उड़ाने सी लगी। भागते हुए कई लोग जमीन पर गिर पड़े। हमने ऐसा तूफान पहले नहीं देखा। जब तूफान आया तो अचानक हवा के झोंके ने मेरे घर की छत उड़ा दी। इसके बाद मेरे घर की दीवारें और बाड़ उड़ गईं और फिर से हवा का एक और झोंका सब कुछ ले गया। मैं यहाँ बैठा था और कुछ नहीं कर सकता था। चक्रवात गुजर चुका है और लोग उसकी डरावनी यादों के बीच अपना तिनका तिनका जोड़कर फिर से जीवन बसाने में लगे हुए हैं। घरों, बिजली के ट्रांसफार्मर, मोबाइल फोन टावरों, नावों और लैंप पोस्ट को उजाड़ देने वाले चक्रवात से हुआ जान माल का नुकसान इतना व्यापक है कि जिंदगी को सामान्य होने में अभी बहुत समय लगेगा। और पाकिस्तान का राजनीतिक संकट हर दिन गंभीर होता जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की 9 मई को गिरफ्तारी के बाद देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के मामले में सरकार और सेना ने कड़े तेवर अपना लिए हैं। पाकिस्तान सरकार ने फैसला किया है कि हिंसक प्रदर्शनों के दौरान सैन्य ठिकानों में तोड़फोड़ और आगजनी करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। ध्यान रहे कि 9 मई के विरोध प्रदर्शन के दौरान रावलपिंडी स्थित पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय, मियांवाली स्थित वायुसेना अड्डा और लाहौर स्थित कोर कमांडर हाउस में तोड़फोड़ और आगजनी हुई थी। इस बीच मंगलवार को प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने राष्ट्रीय समिति की बैठक की। इस दौरान सरकार और सेना के आला अधिकारियों ने भी हिंसक प्रदर्शन में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का फैसला किया। उधर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने समर्थकों को निर्देश दिया कि वो किसी भी समय सड़कों पर आने के लिए तैयार रहें। 9 मई के हिंसक प्रदर्शन के मामले में इमरान खान की पार्टी के लगभग सभी वरिष्ठ नेता गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इमरान खान को आशंका है कि उन्हें भी इस मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है। इमरान फिलहाल सभी मामलों में जमानत पर बाहर हैं और हाईकोर्ट उन्हें किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का निर्देश दे चुकी है। जानकारों का मानना है कि आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का यह फैसला सोच समझकर किया गया है ताकि इमरान को आम अदालत से राहत न मिल सके और उन पर सेना की अदालत में मुकदमा चलाया जा सके। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन में मंगलवार को देर रात 12:30 पर एक 4 मंजिला हॉस्टल में आग लग गई। 6 लोगों की इसमें मौत हो गई जबकि 20 लोग घायल हो गए। 20 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हॉस्टल का नाम लोफर्स लॉज है जिसमें 92 कमरे थे। आग बुझाने के लिए 90 फायर फाइटर्स और 20 फायर ट्रकों को काम पर लगाया गया। इमारत से 50 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। इनमें 5 लोगों को हॉस्टल की छत से भी रेस्क्यू किया गया। एक व्यक्ति ने तो जान बचाने के लिए तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। वो बुरी तरह घायल है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर दुनिया की। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए
2014 में आरंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन न केवल एक जन आंदोलन बना, बल्कि इसे विश्व की बड़ी व्यवहार परिवर्तन योजना का गौरव भी मिला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अपार सफलता के बाद जरूरत थी इस परिवर्तन को स्थायी बनाने की, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण यानी कि ODF+ की शुरुआत की गई। साथियों, खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया है। देश को ODF के बाद ODF+ बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। पूरे देश में ODF+ या संपूर्ण स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता केंद्रित जागरूकता अभियानों के द्वारा जन जन तक स्वच्छता की सीख, पेंटिंग और फिल्म मेकिंग जैसे नए और रोचक तरीकों से पहुंचाई जा रही है। देश में स्वच्छता संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और प्लास्टिक कचरे से देश को मुक्त कराने की शपथ ली। जैविक कचरे के निपटान और उससे अतिरिक्त आमदनी पाने के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग गोबर धन योजना से जुड़ रहे हैं और गोबर से बायोगैस एवं जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। जैविक और रिसाइक्लेबल कचरे को अलग रखने और उसके उपचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रे वाटर प्रबंधन के अंतर्गत लाखों की संख्या में सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पुराने एक गड्ढे वाले शौचालयों को रेट्रोफिट करके 2 सोख्ता गड्ढों वाले शौचालयों में बदला जा रहा है और मल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश भर में लोगों का उत्साह और जन भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि आत्मनिर्भरता का ये मॉडल लोगों तक पहुंच रहा है और हमारे गांव ODF से ODF+ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन देश को संपूर्ण स्वच्छ बनाने के इस अभियान को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है, जिसके लिए सभी देशवासी पूरे जज्बे से कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं कोशिशों के कारण आज हमारा देश स्वच्छता से स्वावलंबन की ओर अग्रसर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब बात करते हैं अमेरिकी महाद्वीप की। लगातार विवादों में घिरे रहने वाले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए राहत की खबर है। सोमवार को अमेरिका में 2016 के चुनाव के दौरान पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अभियान और रूस के संबंधों की जांच की बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट जारी की गई। विशेष वकील जॉन डरहम ने ट्रंप और रूस के जांच के लिए FBI की आलोचना की और कहा कि अमेरिकी खुफिया और कानून प्रवर्तन विभाग के पास जांच शुरू करने से पहले ट्रंप और रूस के बीच मिलीभगत के कोई वास्तविक सबूत नहीं थे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक जांच रिपोर्ट राहत का एहसास साथ लाई है। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के प्रचार अभियान और रूस के बीच कथित संबंध को लेकर विशेष अभियोजक की ये रिपोर्ट अमेरिकी जांच एजेंसी FBI पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। विशेष अभियोजक जॉन डरहम की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप के चुनाव अभियान और रूस के रिश्तों की जांच करते हुए FBI ने सबूतों के बजाय ट्रंप के राजनीतिक विरोधियों की जानकारियों पर ज्यादा भरोसा किया। सोमवार को जारी हुई ये रिपोर्ट 4 साल तक चली जांच के बाद आई है। मई 2019 में तत्कालीन अमेरिकी अटॉर्नी जनरल विलियम बार ने वरिष्ठ अभियोजक जॉन डरहम को इस बात की जांच के लिए नियुक्त किया था कि क्या FBI ने ट्रंप के चुनाव अभियान और रूस के बीच संबंधों की जांच में किसी तरह की लापरवाही तो नहीं बरती। ध्यान रहे कि क्रॉसफायर हरिकेन नामक इस FBI जांच में कहा गया था कि रूस ने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया में
सीधा और व्यवस्थित हस्तक्षेप किया था। बाद में ये जांच विशेष अभियोजक रॉबर्ट मुलर को सौंप दी गई थी। उन्होंने मार्च 2019 में निष्कर्ष दिया था कि ट्रंप की चुनावी मुहिम और रूस के बीच संबंध मामले में किसी आपराधिक साजिश के सबूत नहीं हैं। मई 2019 में इस मामले को विशेष अभियोजक जॉन डरहम को सौंपा गया तो उन्होंने FBI की जांच की बारीकी से समीक्षा की। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने FBI पर जांच अनियमितताओं का आरोप लगाया। 306 पन्नों की रिपोर्ट में विशेष अभियोजक जॉन डरहम ने निष्कर्ष निकाला कि अमेरिकी खुफिया और कानून प्रवर्तन विभागों के पास जांच शुरू करने से पहले ट्रंप के अभियान और रूस के बीच मिलीभगत का कोई वास्तविक सबूत नहीं था। जांच में कहा गया कि FBI ने ये जांच अन्य राजनीतिक रूप से संवेदनशील जांचों से अलग तरीके से की। इनमें ट्रंप की उस समय की डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी हिलेरी क्लिंटन से जुड़े मामलों की जांचें भी शामिल हैं। FBI के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्राप्त जानकारी के प्रति विश्लेषणात्मक दृढ़ता की कमी दिखाई। खास तौर पर राजनीतिक रूप से संबद्ध व्यक्तियों और संस्थाओं से प्राप्त जानकारी के संदर्भ में ऐसा किया गया। इस रिपोर्ट के बाद सवालों में घिरी FBI भी सफाई देने सामने आई। उसका कहना है कि उसने दर्जनों सुधारात्मक कदम पहले ही उठा लिए हैं जो लागू भी हो चुके हैं। रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू में कहा कि मैं और उससे बड़ी बात यह है कि अमेरिकी जनता डेमोक्रेट्स द्वारा शुरू किए गए और लंबे समय तक चले इस देशद्रोही नाटक का शिकार हुए हैं। हमारे देश को इस सब में झोंकने की बड़ी कीमत होनी चाहिए। माना जा रहा है कि FBI की ये रिपोर्ट ट्रंप को हमलावर होने का एक और मौका देगी। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारी का दावा पेश कर चुके ट्रंप इस जांच रिपोर्ट का हवाला देकर खुद को निशाना बनाए जाने के आरोपों को दोहराएंगे। वैसे ट्रंप 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के बाद हुए हंगामों को लेकर गंभीर आरोपों और जांच का सामना कर रहे हैं। और अब खबर अफ्रीका महाद्वीप से। लीबिया के पूर्वी क्षेत्र की संसद ने अपने प्रधानमंत्री फतही बशागा को बर्खास्त कर दिया है। अब उनकी जिम्मेदारी वित्त मंत्री ओसामा हमादा संभालेंगे। संसद के प्रवक्ता ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एकता की सरकार के प्रतिद्वंद्वी प्रधानमंत्री बशागा की बर्खास्तगी की घोषणा की। बशागा को पिछले साल प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, लेकिन त्रिपोली में प्रवेश करने या अपने प्रतिद्वंदी अब्दुल हामिद अल दबीबाह के जगह लेने में विफल रहने के कारण उन्हें संसद के इस फैसले का सामना करना पड़ा। दरअसल लीबिया में इस समय दो सरकार है, एक राजधानी त्रिपोली से चलती है जबकि दूसरी सरकार पूर्वी क्षेत्र में है जिसका समर्थन खलीफा हफ्तार करते हैं। हफ्तार की समर्थन वाली सरकार त्रिपोली पर नियंत्रण के लिए कई प्रयास कर चुकी है, लेकिन उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी। अल दबीबा और बशागा के बीच महीनों से गतिरोध चल रहा है। और अब आइए आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति की एक झलक। अगस्त 1945 की सुबह को जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय को गिराकर एक जीते जागते शहर को कब्रिस्तान बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वक्त के साथ यह शहर फिर आबाद हो गया। और अब वहां पर 19 से 21 मई के बीच G7 देशों की बैठक का आयोजन हो रहा है। जब हिरोशिमा में G7 देशों के प्रमुख मिलकर दुनिया के मसलों पर माथापच्ची करेंगे, तो आइए आपको बताते हैं कि हथियारों की अंधी दौड़, जिसमें परमाणु हथियार भी शामिल हैं, ऐसी दुनिया को परमाणु हमले से बच सकी तेरुको याहाता क्या संदेश देना चाहती है। अचानक पूरा आकाश नीले सफेद रंग से जगमगा उठा, मानो आकाश एक विशाल फ्लोरोसेंट प्रकाश बन गया हो। मैं तुरंत जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। जापान की एक हिबा कुशा यानी परमाणु हमले में बच जाने वाली एक महिला की G7 के नेताओं से गुहार है कि दुनिया को परमाणु होड़ से बचा लीजिए ताकि फिर कभी आसमान से मौत की बारिश ना हो सके। तेरुका याहाता हिरोशिमा शांति स्मारक संग्रहालय में खड़े होकर उस काली सुबह की खौफनाक यादों को दुनिया के साथ साझा कर परमाणु निस्तारीकरण के अभियान को आगे बढ़ा रही हैं।
दरअसल परमाणु हमले का दंश झेल चुके शहर हिरोशिमा में 19 से 21 मई के बीच G7 देशों की बैठक होने जा रही है। यात्रा को लगता है कि G7 समूह परमाणु निरस्त्रीकरण में अहम भूमिका निभा सकता है। मैं चाहती हूँ कि G7 के नेता परमाणु हथियारों की अमानवीयता को गंभीरता से स्वीकार करें। ये वो हथियार है जो पूरी मानव जाति को नष्ट कर देंगे। यात्रा मैं 60 साल की थी जब 6 अगस्त 1945 की सुबह को असहाय दर्द देने वाले परमाणु बम लिटिल बॉय को गिराकर एक जीते जागते शहर के नामो निशान को दुनिया से मिटाने की कोशिश की गई। धमाका इतना जोरदार था कि यात्रा घसीटते हुए अपने घर के पिछले हिस्से से सामने वाले भाग में पहुंच गईं। उनके सिर से खून बह रहा था। हमले में उनकी मां भी जख्मी हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने घाव की परवाह किए बिना अपने बच्चों को उठाकर बिस्तर पर डाल रही थी। तभी यात्रा की नजर अपनी मां की पीठ पर पड़ी। एक शीशा कपड़े को फाड़ते हुए मांस में घुस चुका था। पूरी पीठ खून से लथपथ थी। उनके परिवार के लोग हमले में तो बच गए, लेकिन घर पूरी तरह तबाह हो चुका था। फिर वे लोग और हमलों से बचने के लिए एक पहाड़ पर पनाह ले ली। धमाके में करीब 1,40,000 से ज्यादा लोगों की एक झटके में ही मौत हो गई थी। इससे सब कुछ जलकर नष्ट हो गया था। 2 मिनट में शहर का 80% इलाका आग में खाक हो गया था। हजारों लोग परमाणु विकिरण की चपेट में आकर तिल तिल कर मरने पर मजबूर हुए। 2022 के अंत तक हिरोशिमा के पीड़ितों की संख्या करीब 40,000 के पास थी, जिनकी औसतन आयु 84.14 वर्ष है। हिरोशिमा के पीड़ित परमाणु विनाश की स्मृति को जीवित रखने का बाकायदा अभियान चलाते हैं। यात्रा ने अपनी दर्दनाक कहानी को 2013 में साझा करना शुरू किया। मैंने अपनी आवाज में उस भयानक परमाणु बम की भयानक शक्ति और उस दुखद दयनीय दृश्य और दुख के अनुभव को दुनिया के साथ साझा किया। 2013 में यात्रा ने परमाणु बमबारी के अपने अनुभव को साझा करने के लिए दुनिया भर का दौरा किया। दुभाषा की मदद से अपनी ही भाषा में अपने एहसास, जज्बात और खौफ को दुनिया के साथ साझा करती रहीं। उन्होंने दुनिया तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अंग्रेजी भाषा सीखी। आज यात्रा के दर्शकों पर प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता है। उनका अंदाज, बात करने का तरीका, भावनात्मक लहजा कई बार सुनने वालों को रोने पर मजबूर कर देता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परमाणु सुरक्षा संरचना रूस की परोक्ष चेतावनियों से हिल रही है। उत्तर कोरिया बार बार बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण कर क्षेत्र में तनाव पैदा कर रहा है। 2020 में दुनिया भर में 3,720 परमाणु बम तैनात थे। 2021 में यह संख्या बढ़कर 3,825 हो गई है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया परमाणु रेस में शामिल माने जाते हैं। G7 शिखर सम्मेलन से जो संदेश निकले वो दुनिया देखेगी, लेकिन हिरोशिमा के संदेश को G7 देशों को जरूर सुनना चाहिए। तो खबर दुनिया के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।